मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। लड़ने का जज्बा बरकरार होगा। एसबीआई क्लर्क मेंस में रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, प्रिपरेशन बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, अभ्यास को बढ़ाने के लिए, तैयारी जीत की हम करने वाले हैं। आज कौन कौन से टॉपिक्स को, पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक, डाटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग, इन चार टॉपिक्स के आज क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक उम्मीद है कि आप सबने इसका आंसर कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैरी इज थ्रोइंग स्मॉल बैग्स फिल्ड विद स्टोन्स इनटू ए लेक। तो मैरी जी क्या कर रही हैं, कुछ बैग्स हैं स्टोन से भरे हुए, पत्थर से भरे हुए बैग को वो क्या कर रही हैं, लेक में फेंक रही हैं। शी ऑब्जर्व्स दैट सम बैग्स फ्लोट वाइल अदर सिंक। उन्होंने ऑब्जर्व किया, कंसीडर किया या एग्जामिन किया कि कुछ बैग्स फ्लोट यानी कि तैर रहे हैं और कुछ सिंक यानी कि डूब गए हैं। Soon she realizes that whether a pouch floats or sinks depends on the total weight of the stones in a particular bag. उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐसा रियलाइज किया
ऑब्जर्व करने के बाद जो पाउच, पाउच का मतलब भी बैग ही होता है, तो बैग या फिर जो डूब रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जो वेट है स्टोन्स का एक बैग में। एक बैग में जितना वेट है स्टोन्स का, टोटल वेट जो स्टोन्स का है वो डिपेंड कर रहा है उनके तैरने या डूबने पर। तो आगे बढ़ते हैं। शी मेक्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो वही ऑब्जर्वेशन हमने पढ़नी है अब। शी थ्रोज 4 बैग्स, तो कितने बैग्स उन्होंने थ्रो किए, 4 बैग्स। तो हमारे पास कितने बैग्स हैं यहाँ पे, 4 बैग्स। ठीक है, उसके बाद ऑल द स्टोन्स आर वन अमंग द फॉलोइंग वेट्स, तो वेट्स कौन, जो स्टोन्स हैं उनका क्या क्या वेट है, एक 2 ग्राम का है, 4 ग्राम का, 5 ग्राम का, 12 ग्राम का, 15 ग्राम का, 28 ग्राम का, 35 ग्राम का और 43 ग्राम्स का। तो ये सब स्टोन्स के वेट है। एंड देर इज ओनली 1 स्टोन ऑफ ईच वेट, और जैसे कि 2 ग्राम का एक ही पत्थर होगा, ऐसा नहीं है कि 2 ग्राम के दो दो पत्थर हैं। 2 ग्राम का एक ही पत्थर, 4 ग्राम का एक ही पत्थर, वैसे ही 43 ग्राम का भी एक ही पत्थर। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास स्टोन्स कितने हैं, 80 स्टोन्स हुए। तो टोटल स्टोन्स भी हमारे पास 8 है। और कौन कौन से हैं, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5, 12, 15, 28, 35 और 43, 43। उसके बाद नो बैग इज एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी बैग उसने पानी में नहीं फेंका है, लेक में नहीं फेंका है। ए बैग कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 3 स्टोन्स, एक बैग में मैक्सिमम 3 स्टोन होने चाहिए होल्ड कर सकता है, उसमें वो रख सकते हैं। तो इसलिए मिनिमम कितने होंगे उसमें, 1, और मैक्सिमम कितने, 3, 3 से ज़्यादा नहीं। तो कंसिडर द बैग, कंसिडर द फर्स्ट बैग शी थ्रू एज बैग नंबर 1 एंड सो ऑन। तो पहला बैग जो उसने फेंका उसको कह रहा है कि कंसिडर करो फर्स्ट बैग, और इस तरह से टोटल 4 बैग। तो चलिए हम पहले 4 बैग का यहाँ बना लेते हैं। टोटल, एक तो हो गया टोटल बैग्स, कितने बैग है, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 बैग हैं। और यहाँ पे क्या है, स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स भी लिख लेते हैं। हर बैग में कितने स्टोन्स होंगे वो हमें बताना होगा। और उसके बाद हर स्टोन का, हर बैग का, सॉरी स्टोन का नहीं, हर स्टोन का वेट तो हमें पहले से ही बताया गया है। टोटल वेट, एक बैग का कितना वेट होगा, तो ये हो गया टोटल वेट ये। और बाकी ये भी पता होगा कि हर बैग में से कौन सा फ्लोट कर रहा है, कौन सा सिंक कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग क्लूज रिगार्डिंग द 4 बैग्स आर नोन, ठीक है, ये हमें क्लूज दिए हुए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। अब उसके हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से हमने फिर आगे ये पता करना है कि कौन सा बैग यहाँ पे कितने स्टोन्स वाला और कितना वेट है उसमें। तो अब पढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट बैग फ्लोट्स, बट if just one stone is swapped from the first bag with a certain stone from the third bag which has the same number of stones, then it would still not sink। तो पहले तो हमें ये पता चला कि पहला बैग जो है ये फ्लोट करता है, ये तैरता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया पहला बैग फ्लोट करता है। दूसरा इसने कहा कि पहला और तीसरे बैग में सेम स्टोन्स हैं, सेम यानी कि सेम नंबर ऑफ स्टोन्स हैं। ठीक है, अगर पहले में 2 हैं तो तीसरे में भी 2, पहले में 3 है तो तीसरे में भी 3। तो पहले और 3 में यानी कि फर्स्ट और 3 में सेम नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, एक तो ये पता चला। दूसरा इसने बोला पहले और 3 में अगर हम किसी को स्वैप करें तो वो भी फ्लोट कर जाएंगे, वो स्टोन्स वाला बैग भी फ्लोट कर जाएगा। अगर पहले और 2 को मिला के हम किसी उसको फेंकेंगे तो वो भी फ्लोट कर जाएगा। तो ये भी हमने कंडीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द बैग हैविंग मोर देन 2 स्टोन्स हैव द लीस्ट वेट, जिस बैग में 2 से ज़्यादा स्टोन होंगे उसका वेट सबसे कम होना चाहिए। द सेकेंड बैग इज द ओनली बैग हैविंग ओनली 1 स्टोन, सेकेंड बैग यानी कि ये नंबर 2 वाला बैग ऐसा बैग है जिसमें सिर्फ एक ही स्टोन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड बैग स्टिंग्स, थर्ड बैग सिंक, सॉरी स्टिंग्स नहीं सिंक्स, तो सिंक वाला तीसरा कौन सा है, तीसरा बैग डूब जाता है। मैरी रिकॉर्ड्स द ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग मैनर बट इन रैंडम ऑर्डर, ये मैरी ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं कि 58 जिसका टोटल वेट है वो बैग डूब जाता है, 45 वाला फ्लोट करता है, 37 वाला भी फ्लोट करता है, 28 वाला बैग सिंक यानी कि डूब जाता है, और 21 वाला भी फ्लोट करता है। तो चलिए अब सबसे पहले आप देखिए इस लाइन को देखिए। अब सबसे पहले इस लाइन को देखिए। द सेकेंड बैग इज द ओनली बैग हैविंग ओनली 1 स्टोन, सेकेंड बैग ऐसा बैग है जिसमें सिर्फ एक ही पत्थर है। ठीक है, अब एक ही पत्थर वाला बैग है ये,
अब यहाँ पे देखिए ये सब बैग्स हैं जिन जो जो फ्लोट कर गए, जो जो सिंक कर गए। इसमें से आप देखिए 28 को देखिए, 28 एक ऐसा बैग है जो सिर्फ एक ही पत्थर वाला बैग है, देखिए 28। अब यहाँ पे देखिए 58 में 28 अगर होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक ही पत्थर बनेगा, एक तो होगा नहीं, वो कॉम्बिनेशन बनेंगे। 45 भी कॉम्बिनेशन से बना होगा कुछ पत्थर को मिला के। 37 भी कॉम्बिनेशन से बना होगा, 35 और 2 या फिर कोई और कॉम्बिनेशन से। और 28 लेकिन एक ऐसा, एक 28 ही ऐसा एक बैग है जो सिर्फ एक ही पत्थर वाला बैग होगा, ठीक है। तो 28 एक ऐसा बैग हमें मिला यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा। तो 28 एक ऐसा एक पत्थर वाला बैग है जिसका टोटल वेट भी 28 है, और कोई हो ही नहीं सकता है। सेम मैच यही कर रहा है 28 और 28। यहाँ पे 28 किसी दो तीन पत्थरों को मिला के नहीं बना होगा, सिर्फ एक अकेला 28 ही होगा। और ये एक ही पत्थर वाला बैग है, और ये क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये बैग क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, ठीक है। तो 28 आ गया यहाँ पे, पता चल गया आपको 28 किस तरह आया, क्योंकि उसने कहा था एक ही ऐसा पत्थर वाला बैग है, सेकंड बैग जिसका वेट भी सेम है और जो उसका स्टोन है। तो स्टोन कितना है यहाँ पे, अब सारे स्टोन्स को हमने देखा। सारे स्टोन्स को देखने के बाद हमें ये देखा कि 28 एक ऐसा पत्थर है जो कि एक ही टोटल एक वेट 28 वाला एक ही बैग है। क्योंकि यहाँ पे बाकी जितने भी बैग होंगे 58, 45, 37, 21 ये सब कॉम्बिनेशन से बने हैं। क्योंकि यहाँ और बाकी एक 28 ही ऐसा है जो कि एक पत्थर है जिसका वेट 28 है, और इसलिए वो ही एक बैग होगा जिसमें सिर्फ 28 टोटल वेट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ रख दिया 28 को। तो 28 हमने रख लिया यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखिए सिंक वाला है। तीसरे नंबर पे सिंक वाले कौन कौन से होंगे, 58 और 28, दो ही है ना यहाँ पे सिंक वाले वेट। एक है 58 और एक है 28। अब 28 तो हमने रख लिया है, अब बचा कौन सा 58। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आना है 58। कौन सा आएगा यहाँ पे 50, ठीक है, यही आएगा 58। अब एक चीज़ और हो सकता है नीचे भी सिंक वाला है, ठीक है, नीचे भी सिंक वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो फोर्थ बैग है वो कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए पहले फर्स्ट, और अगर हमें एक चेक करना पड़ेगा फोर्थ बैग का, हमें चेक करना पड़ेगा कि फोर्थ बैग में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अगर ये फ्लोट करेगा फिर तो ठीक है 58 यहीं आएगा। अगर ये सिंक करने वाला बैग होगा तो 58 नीचे भी आ सकता है, इसलिए इसको मैं डैश लगा देता हूँ यहाँ पे नीचे कि अभी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली यहाँ पे कंडीशन दी थी, द फर्स्ट बैग फ्लोट्स बट इफ जस्ट वन स्टोन इज स्वैप्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग विद a certain stone from the third bag which has the same number of stones then it would still not sink। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 में ये कह रहा है पहले और तीसरे बैग में सेम स्टोन्स है। अगर मैं यहाँ पे 3 स्टोन रखूँ तो 3 और 3 6, एक 7 और फोर्थ में आ गया एक। तो क्या 4 में एक स्टोन आ सकता है, फोर में एक फोर्थ बैग में एक स्टोन बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसने पहले ही कहा है द सेकंड बैग इज दी ओनली बैग, सेकंड ही एक ओनली बैग है हैविंग ओनली वन स्टोन। तो वन स्टोन वाला सिर्फ सेकंड ही बैग है, फोर्थ बैग वन स्टोन वाला नहीं हो सकता। इसलिए 1 और 3 जो बैग हैं इसमें 3 3 नहीं हो सकता, इसमें 2 2 होंगे। कितने होंगे इसमें, 2 2। तो हम एक एक कम करते हैं इससे, तो 2 इसमें और 2 इसमें, तो 2 और 2 4 5। तो फोर्थ में कितने होंगे, 3। यहाँ पे आगे 3 स्टोन। तो 3 स्टोन वाले के लिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि 3 स्टोन वाले के लिए कहा था उसने द बैग हैविंग मोर देन 2 स्टोन्स, यानी कि वो फोर्थ बैग की बात कर रहा है। हैव द लीस्ट वेट, इसका वेट सबसे कम होना चाहिए। तो कम वेट वाला यहाँ पे कौन सा है 21, यहाँ आ गया 21। तो इसका मतलब 21 भी फ्लोट कर रहा है, तो ये आ गया यहाँ पे फ्लोट। इसका मतलब 58 यहीं पे आएगा, 58 हमारा ये बिल्कुल सही है। इस डाउट को हटा देते हैं यहाँ से, 58 हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। 21, अब 21 तीन पत्थरों को मिला के वेट बताइए 21 कैसे बनेगा। या तो होगा 12, 12, ठीक है, 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 और 4 21। तो एक तो कॉम्बिनेशन बन गया 4 5 और 12। दूसरा बना 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19, 19 और 2 21। दूसरा बन गया हमारा 15 4 19, 15 4 2। तो दूसरा हो गया 15 4 2 का। ये दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब 58 बनाना है हमें, ठीक है, इसका टोटल वेट 58 बनाना है। ये देखिए कैसे बनेगा, आप 58 कैसे बन सकता है यहाँ पे। 58 बनाने के लिए हमें और क्या लेना पड़ेगा, एक तो 43, ठीक है, एक 43 लेना पड़ेगा। और हम 43 लेंगे, अगर हम 43 लेंगे तो उसके साथ 15 लेना पड़ेगा, तो ही ये बनेगा 58। और 58 देखिए यहाँ कैसे बन सकता है, अगर 58 में से 35 काटूँ, ठीक है, तो कितना बनेगा
22, ठीक है, 23 ग्राम वाला पत्थर है कोई, यहाँ नहीं है। 28 तो हमने पहले ही रख लिया है। 15 के साथ 43 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया। 12 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 और 6, 8 और 4, तो ये भी 46 हो गया यहाँ पे। 40 मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, सिर्फ 43 + 15 ही 58 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक पत्थर हो गया यहाँ पे 43 और एक पत्थर हो गया यहाँ पे 15, दो पत्थर हो गए यहाँ पे। अब 15 वाला ऊपर आ गया, इसका मतलब 15 का कॉम्बिनेशन नीचे नहीं आ सकता। तो नीचे जो 15 का कॉम्बिनेशन है उसको हटा देते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने हटा दिया। यहाँ पे जो चौथा बैग है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, 4, 5 और 12 का, ठीक है। अब बच गया ऊपर। अब ऊपर उसने एक हमें कंडीशन दी थी कि पहले और 3 में अगर हम स्वैप करेंगे तो वो भी तैरना चाहिए, वो कंडीशन भी तैरनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, और हमें ऊपर अब ये भी देखना है कि फ्लोट होना चाहिए, इसका टोटल वेट वाला फ्लोट होना चाहिए। टोटल वेट फ्लोट वाले कौन से हैं, एक तो है 45, ठीक है, एक 45 है, एक यहाँ पे 37 है, और एक कौन सा 21 तो हमने रख लिया है। अब 37 और 45 बचे हैं यहाँ पे। पत्थर हमारे पास कौन से बचे हैं ये भी देखिए, पत्थर हमारे पास सिर्फ बचे हैं 2 और 35, तो यहाँ पे आएगा 2 और आएगा, तो 35 और 2 कितने हुए, 37, तो इसका मतलब 37 भी फ्लोट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा 37। टोटल वेट कितना आएगा, 37, क्योंकि पत्थर हमारे पास अब 2 और 35 ही बचे थे। 8 पत्थर हमारे पूरे हो चुके हैं, 3 नीचे, चौथे बैग में 3 पत्थर, तीसरे बैग में 2 पत्थर, दूसरे बैग में 1 पत्थर, और पहले बैग में 2 पत्थर, कौन से, 2 और 35। अब इस 2 और 43 को अगर आप स्वैप करो तो कितना बन गया, 45। 45 भी यहाँ पे देखिए फ्लोट कर रहा है, टेबल में देखिए 45 भी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो वो कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से पता लगा होगा ये किस तरह सॉल्व करना है, और आपने सॉल्व भी इसको कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है एक, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमें उसको डिकोड करना है। स्टेप वन के हिसाब से जो कंडीशंस दी हैं, पहला वो स्टेप बनाना है, फिर दूसरा स्टेप बनाना है, फिर तीसरा स्टेप बनाना है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो स्टेप वन में क्या पूछा गया हमसे, क्या बोला क्या करने को, कि इफ़ द कॉन्सोनेंट्स इन द अबव सीरीज आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाई सिंबल, और कोई कॉन्सोनेंट है उसके आगे भी सिंबल है और उसके पीछे भी सिंबल है, देन दोज कंसोनेंट्स मस्ट बी चेंज विद इट्स रिस्पेक्टिव नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। तो इस कंसोनेंट को हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो इसके आगे आएगा उसमें चेंज कर देना है। तो ढूंढते हैं वो कौन कौन सा कंसोनेंट है। पहले से स्टार्ट करें अगर हम, तो पहला कंसोनेंट तो हुआ ये के, ठीक है, इस साइड भी इसके सिंबल है और यहाँ भी सिंबल है, दोनों सिंबल के बीच है। उसके बाद यहाँ पे एक्स, यहाँ भी सिंबल और यहाँ भी सिंबल, के आगे कोई नहीं है, तो दो ही हैं यहाँ पे, तो इनके चेंज कर देते हैं। के बन जाएगा एल और एक्स बन जाएगा हमारा वाई। बाकियों को एज इट इज लिख देते हैं, 4W $1 3 YOB एक्सक्लेमेशन, आ गया परसेंट 2 6 8 A 5 I@O M 4 2 7, ये वाला साइन आ जाएगा, सिंबल Z 9 और D। तो ये बन गया हमारा स्टेप वन। स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप टू पढ़ते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप वन परफॉर्म कर लिया हमने। एनी सच वॉवल्स ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाई ए नंबर और सिंबल, कोई भी वॉवल कर रहा है जिसके आगे क्या होना चाहिए, या तो नंबर या तो सिंबल, देन दोज वॉवल्स मस्ट बी शिफ्टेड इन द एंड, उन वॉवल्स को हमने एंड में शिफ्ट कर देना है आफ्टर डी, डी के बाद, यानी कि एंड में डी है, इसके आगे उन वॉवल्स को लिखना है। एंड नीड्स टू बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। चलिए सबसे पहले वो वॉवल ढूंढते हैं कौन कौन से हैं जिनके आगे नंबर है या फिर सिंबल है। ओ के आगे तो नहीं है, ये ई है, इसके आगे सिंबल है। उसके बाद ए के आगे नंबर है, आई के आगे भी सिंबल है, और यू के आगे भी नंबर है। तो ये रहे तीन, ई ए आई, चार, वाई और यू। चलिए अब इनको हम लिखते हैं, बाकियों के एज इट इज लिखेंगे। 4W $1 3 ई को नहीं लिखेंगे, इसको एंड में लिखना है। उसके बाद एल परसेंट 2 6 8, ए को भी नहीं लिखना है, 5 आई को भी नहीं लिखना है, @O M 4, इसके बाद हम लिखेंगे 7 को, सिंबल, फिर वाई सिंबल, उसके बाद Z 9 D। अब लिखेंगे, अब वॉवल्स को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए ई आई और यू, इस तरह से आएंगे। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर थर्ड। फर्स्ट स्टेप में बोला गया आफ्टर परफॉर्मिंग स्टेप टू भी हमने परफॉर्म कर लिया, तो ये रहा हमारा स्टेप टू। द फर्स्ट 15 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट 15 एलिमेंट्स जो है लेफ्ट हैंड से, इज रिटन आफ्टर द लास्ट एलिमेंट इन सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 5 तक। इन 15 एलिमेंट्स को हमने कहाँ लिखना है, यू के आगे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो मतलब ये जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं ये पहले आ जाएंगे, तो इनको पहले लिख लेते हैं। ये पहले आएगा ऐड, फिर ओ, फिर एम, फिर आ गया स्टार, 7 सिंबल, वाई सिंबल, Z 9 D A यू, यह लिख लिया। अब लिखेंगे हम 4 से, अब हमें 4 से लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और 4 से नहीं, हमें 5 से लिखना है पहले। क्या हमें यहाँ पर लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, अगर उन्होंने 4 से लिखा भी तो एज इट इज उतार दिया, हमें रिवर्स ऑर्डर में बोला गया, हम पहले लिखेंगे 5, फिर 8 6, फिर 2, फिर आ गया परसेंट, फिर एल एक्सक्लेमेशन, फिर बी, फिर ओ वाई सी, फिर 1, फिर है $W, फिर 4। ये रहा हमारा स्टेप थर्ड। तो स्टेप टू इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप वन एंड स्टेप थ्री इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप टू, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहली जो सीरीज दी है उसी पर
स्टेप अप्लाई करते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आप स्टेप 2 का अप्लाई स्टेप 1 के करेंगे और स्टेप 3 का अप्लाई आप करेंगे स्टेप 2 के बाद। यानी कि इन सीरीज इन स्टेप्स पे हमें आगे आगे कंडीशंस को अप्लाई करना है, ना कि हमें डायरेक्ट जो हमें मेन जो दी थी पहले, सबसे पहले मिसली अल्फान्यूमेरिक सीरीज, उसको अप्लाई करना, उसमें अप्लाई नहीं करना स्टेप। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एक राइट हैंड से एक लेफ्ट हैंड से है, ये राइट से 6 है और 9 है लेफ्ट से, तो इसको हम ऐड कर देंगे। जब भी लेफ्ट और राइट होता है तो ऐड कर देते हैं 15th, और इसको हमें देखना कहाँ से है, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 15th एलिमेंट देखना हमने कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि यू। तो यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, वट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच इज सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1। सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1 में कौन सा है, एक राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, पहला हमें 7 मिल गया नंबर। दूसरा एंड द नंबर विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3 में फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6, स्टेप 3 में कौन सा है, फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 यानी कि 7। यहाँ पे भी 7, और इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 7 × 7 इज इक्वल टू 49, तो 49 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, 49। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऑल द सिंबल्स आर रिमूव, सभी सिंबल को रिमूव कर देते हैं स्टेप 3 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 14th एलिमेंट, 14th एलिमेंट लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है हमसे। अगर सिंबल को रिमूव कर दें, सिंबल को अगर रिमूव करते जाएंगे हम, सिंबल को रिमूव करते हुए जाना है 14th एलिमेंट, और स्टेप कौन सा, थर्ड से। पहला आ गया ये, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14th एलिमेंट कौन सा आया। मैंने सिंबल को बिल्कुल काउंट नहीं किया, तो कौन सा आएगा, 6। 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, तो हम आ चुके हैं अगले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी के। तो हम अगले टॉपिक पे आ चुके हैं, डाटा सफिशिएंसी पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। डाटा सफिशिएंसी की अगर मैं डायरेक्शंस को पढ़ूँ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर 1 and 2 गिवन बिलो इट। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड गिव आंसर। ये कह रहा है कि जो डाटा प्रोवाइड किया है क्या ये सफिशिएंट है कि हम इसका आंसर निकाल सकें। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि आपको ये नहीं पूछा गया कि आंसर निकाल के दो, आपको ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ कि इसकी क्या डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन हुमा इज फेसिंग। यहाँ डायरेक्शन ही पूछी गई है, यहाँ पूछा गया है क्या ये डाटा सफिशिएंट है। तो अगर आपको बिना आंसर निकाले डाटा से पता लग रहा है कि हाँ मैं आंसर इसका निकाल सकता हूँ, तो आपको वहीं पे अपना आंसर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, आपको आंसर नहीं ढूंढना चाहिए।
क्योंकि आंसर ढूंढने के चक्कर में क्या होगा, आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होगा, आपकी स्पीड वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जहाँ अगर आपको सिर्फ यही पता लग जाए कि इन्हीं दो स्टेटमेंट से या एक स्टेटमेंट से क्या मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ, तो आपको वहीं तक रुक जाना चाहिए। वो कैसे होगा? वो आएगा जब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप ज़्यादा अमूमन लोग क्या सोचते हैं कि इसको, एस्पिरेंट क्या सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान होता है, तो वहाँ पे हम सॉल्व करके कर ही लेंगे। लेकिन ज़रूर सबके ये नेगेटिव मार्क्स भी लेके आता है, कोई ना कोई एक आधा नंबर इसमें गलत भी होता है। क्यों गलत होता है? प्रैक्टिस कम होती है, कभी कभी स्टेटमेंट्स में फंस जाता है आदमी और नहीं पता कर पाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इस हिसाब से करेंगे कि आपको आंसर से ज़्यादा ये चेक करना है कि आंसर निकल सकता है या नहीं, तो आप ज़्यादा अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अपनी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, विच डायरेक्शन सुमा इज फेसिंग। सुमा कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है? तो पहली स्टेटमेंट देखो, पल्लवी हु इज फेसिंग साउथ ईस्ट। पल्लवी की डायरेक्शन मुझे पता चलेगी, ठीक है। एंड टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगी, मैं यहाँ डायरेक्शन नहीं बता रहा, लेकिन मुझे पता चल जाएगा ना कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसकी, उसने 180 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मुड़ी वो, तो जो भी कोई डायरेक्शन होगी, कुछ तो डायरेक्शन होगी। एंड नाउ शी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज सुमा। जो उसकी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन कह रहा है कि सुमा की भी होगी। तो इसका मतलब हमसे सुमा की डायरेक्शन पूछ रहा था, तो बिना डायरेक्शन निकाले मुझे इस स्टेटमेंट से पता लग गया कि सुमा की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट से मुझे जरूर पता लग जाएगा कि सुमा की डायरेक्शन क्या है। अब दूसरे में पढ़ते हैं, इफ राजश्री हुज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी मुझे राजश्री की डायरेक्शन पता है, उसने 135 एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो कोई ना कोई डायरेक्शन पे तो होगी, वो रुकेगी जाके। तो यहाँ पे भी मुझे डायरेक्शन पता है, शी विल फेस द अमन। जो डायरेक्शन इसकी होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन अमन की होगी। जहाँ पे ये रुकी उसके सामने अमन है, तो कोई ना जो इसकी डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट अमन की डायरेक्शन होगी। हु इज फेसिंग द डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज टू द डायरेक्शन ऑफ सुमा। वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सुमा से, तो इसका मतलब सुमा की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। 45 डिग्री का ही फर्क है, जो इसकी डायरेक्शन होगी अमन की, उसके 45 डिग्री पे सुमा की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से भी मुझे पता चल गया कि सुमा की डायरेक्शन क्या है। मतलब कि ये पहले स्टेटमेंट से भी अकेले, अलोन स्टेटमेंट पहली से भी मुझे पता चल गया, और दूसरी स्टेटमेंट अलोन से भी मुझे पता चल गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इफ द डाटा आइदर इन स्टेटमेंट वन अलोन और इन स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए, बिना डायरेक्शन को निकाले, सिर्फ ये पता करने से कि सफिशिएंट है कि नहीं डायरेक्शन निकालना, मुझे आंसर पता लग गया। तो अगर मैं डायरेक्शन निकाल भी लूँ, तो देखिए पल्लवी की साउथ ईस्ट डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, क्लॉकवाइज अगर 180 डिग्री घूमी साउथ ईस्ट से, क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो वही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सुमा की होगी। अब यहाँ पे राजश्री की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, 135 डिग्री अगर ये एंटी क्लॉक वेस्ट घूमेगी, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट से सीधा नीचे आ जाएगी, यहाँ से 45, यहाँ से 90, एंटी क्लॉक वेस्ट इस साइड होता है। तो ये आ गया हमारे पास, डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ डायरेक्शन आ गई राजश्री की। और अमन इसके अपोजिट है, अब तो अमन की आ गई नॉर्थ, और यहाँ पे वो 45 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन है सुमा के, तो सुमा की क्या आ जाएगी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री आगे जाएंगे तो नॉर्थ आ जाता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। तो बिना यहाँ पे डायरेक्शन ज़्यादा इतना घुमा भी नहीं था, हम इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर हम डायरेक्शन नहीं भी निकालें तो भी हमारा टाइम बहुत बच जाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें सफिशेंसी में, कि सफिशेंट है कि नहीं निकालना, तो हम उस नज़रिए से मैं कहूँ कि हम क्वेश्चंस को ज़्यादा हम एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 7 पीपल, प्रियम, गोपी, आशीष, सुहास, समर, गिरीश, बबीता आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो? मिडिल ऑफ द रो पूछ रहा है, तो ये हो गए 3 यहाँ पे। तो ये वाला हमें पूछ रहा है डायरेक्शन मिडिल वाले की, ठीक है। तो मिडिल ऑफ द रो में
कौन बैठा हुआ है इनमें से? पहली पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गोपी सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आशीष, ओनली 2% आर सिटिंग सुहास एंड बबीता, प्रियम सिट्स वन ऑफ द प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ सुहास। यहाँ पे देखिए, पहले मैं अगर ये पढ़ूँ, गोपी सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आशीष, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। और गोपी और आशीष का यहाँ पे इस स्टेटमेंट में और किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। उसके बाद ओनली 2% सुहास एंड बबीता, सुहास एंड बबीता के साथ भी दो बन के भी यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। प्रियम बस लिखा हुआ है कि लेफ्ट ऑफ सुहास के है, यहाँ यानी कि प्रियम, अगर मैं सुहास को यहाँ पे भी रखूँ लेफ्ट राइट हैंड पे, तो भी बहुत सारे, दो छोड़ के बबीता यहाँ जाएगा, फिर दूसरे सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड रखूंगा तो भी दो छोड़ के बबीता यहाँ जाएगा, फिर भी प्रियम, मतलब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक स्टेटमेंट से हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि आंसर यहाँ पे मिडल में कौन बैठेगा। तो पहली स्टेटमेंट से तो बिल्कुल भी पता नहीं लग सकता। दूसरे में देखिए, प्रियम इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आशीष, प्रियम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आशीष बैठा है, और समर और गिरीश टुगेदर बैठे हैं। खाली मैं इससे भी कहूँ, इससे भी, अब ये दोनों इकट्ठे कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है, के साथ कोई लिंक नहीं है, और प्रियम आशीष के सेकंड टू द लेफ्ट है, ये भी कहीं से भी हो सकता है। तो इंडिविजुअली भी पता लग गया कि ये बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं पता कर सकते। एक और चीज़ है, यहाँ पे वो नहीं दी गई है, लेकिन अगर आपको मान लो यहाँ पे 7 पीपल है, अगर 6 पीपल की जानकारी दी हो, अगर उनमें कुछ कनेक्शन हो, तो आप आराम से वो क्वेश्चन को बता सकते हैं कि अलोन उससे आंसर निकल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने पीपल दिए थे, गोपी 1, आशीष 2, ठीक है, आस 3, कविता 4, क्या हो गए 4, और प्रियम हो गए 5, ठीक है। तो 5 6 7 में से हमें 5 की दी है यहाँ पे डायरेक्शन, 6 की दी होती तो बिल्कुल ही गारंटी हो जाती, इसमें इससे आंसर निकल जाता एक, लेकिन 5 दिए हैं तो 2 से निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वो चेक पहले ही कर लिया कि कोई भी यहाँ पे इंटर ऐसी कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है जिससे हम कोई फिक्स पोजीशन किसी की बता सके। यहाँ पे फिक्स पोजीशन की नहीं हमें एक स्टेटमेंट से पता लग रही है, और दूसरी से भी बिल्कुल नहीं पता लग रही। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके आप चेक करें, अलोन इंडिविजुअली तो हमने चेक कर लिया, अगर हम इसको कंबाइन करके चेक करें, तो प्रियम को तो आपको पता है कि प्रियम को आपको लेफ्ट हैंड पे या लेफ्ट साइड पे ही कहीं रखना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लो प्रियम को लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करता हूँ, पहली कंडीशन, प्रियम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आशीष, आशीष यहाँ आ गया, और ऊपर गोपी इसके यहाँ पे है, ठीक है। अब आप देखिए, सुहास और बबीता में 2 का डिफरेंस है, अगर मैं प्रियम को यहाँ रख लेता हूँ, तो फिर उसके बाद ये यहाँ जाएगा, तो सुहास और बबीता 2 के बाद फिर आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये इन दोनों को मिला के ये पहली 3 पोजीशन फिक्स है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के ये पहली 3 पोजीशन फिक्स है। अब यहाँ से इनको मैं हटा नहीं सकता। उसके बाद क्योंकि सुहास और बबीता में 2 का डिफरेंस होना ही चाहिए, और ये तीनों यहाँ बैठ गए, सुहास और बबीता यहाँ जाएगा, सुहास और बबीता यहाँ जाएगा। अब यहीं से पता लग गया कि यहाँ पे फिक्स कोई भी पोजीशन नहीं है मिडल में कि सुहास बैठेगी या बबीता बैठेगी। अब जो बच गए समर एंड गिरीश, वो यहाँ पे रखो या नहीं रखो उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा आपसे कि बन सकता है या नहीं। यहीं से हमें पता चल गया कि मिडल में कौन बैठ रहा है, सुहास और बबीता बैठ रहे हैं। तो हमें फिक्स नहीं पता कि सुहास बैठेगी या बबीता बैठेगी, इसका मतलब दोनों से ही स्टेटमेंट से आंसर जो है नहीं मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 5 फ्रेंड्स दिए गए हमें, एल एम एन ओ पी, ठीक है, हैविंग इंटरव्यू ऑन 5 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो हमें पूछा गया हु हैज एन इंटरव्यू ऑन वेडनेसडे, हमें सिर्फ वेडनेसडे का पूछा गया कि वेडनेसडे को इंटरव्यू किसका होगा। पहली स्टेटमेंट देखिए, एम एंड एन हैव इंटरव्यू नाइदर ऑन वेडनेसडे थर्सडे, ना ही इनका वेडनेसडे को है ना ही थर्सडे को है। एम और एन तो है नहीं यहाँ पे, तो बचा कौन यहाँ पे, एल ओ और पी, एल ओ और पी में से कोई होगा एक। इसका मतलब पहली इंडिविजुअल स्टेटमेंट से हम पता नहीं लगा सकते कि किसका होगा, क्योंकि एल भी आ रहा है, और भी आ रहा है, और पी भी आ रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट से पढ़ देखिए, पी हैज़ ए इंटरव्यू ऑन मंडे, पी का इंटरव्यू कह रहा है मंडे को है, ठीक है, और एल हैज़ ए इंटरव्यू अर्लियर देन ओ, और एल और ओ का सिर्फ एल और ओ लगा के भी हम पता नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअली हम इसको भी पता नहीं लग सकते। अब हम कंबाइन करते हैं, जैसे कि हमें पता था पी यहाँ पे,
अब नहीं आएगा क्योंकि पी मंडे को चला गया, तो पी हम यहाँ से हटा देते हैं। पी को मैंने यहाँ से हटा दिया, बचा कौन, एल और ओ। और एल और ओ के बारे में वो क्या कह रहा है कि एल का इंटरव्यू पहले होगा ओ से, मतलब एल और ओ में से एक तो यहाँ रुकेगा ही और एक जाएगा पीछे। पीछे कौन जाएगा, एल जाएगा। अब वो चाहे ट्यूसडे को जाए मंडे को जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उससे पूछा था वेडनेसडे को यहाँ पे कौन आएगा, तो वेडनेसडे को तो ओ पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे आगे तो कोई है नहीं, जा नहीं सकते ये, इनकी पोजीशन फिक्स है। या तो यहाँ एल आएगा या तो ओ आएगा, दोनों में से एक आना ही आना है। तो अगर आना ही आना है तो ओ तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने कहा था एल हैज़ इंटरव्यू अर्लियर देन ओ। एल का इंटरव्यू ओ से पहले होना चाहिए, तो ओ से पहले अगर वो ट्यूसडे को हो चाहे मंडे को हो, वो पॉसिबिलिटी का केस चाहे हो या नहीं हो, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता लग गया, लग चुका है कि ओ वेडनेसडे को होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कंबाइन, दोनों को मिला के। द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। योर टाइम स्टार्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं हम, तो पढ़ते हैं इसको। देर आर 6 मेंबर्स, कौन से मेंबर्स है, एम एन ओ पी क्यू आर इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। देयर इज अ कपल इन ईच जनरेशन। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू का रिलेशन एम से पूछ रहा है, एम से। और ये बोल रहा है कि 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है, क्योंकि हर जनरेशन में एक अगर कपल है तो इसका मतलब 3 मैरिड कपल हुए यहाँ पे। और 6 मेंबर्स हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। पहले पे देखिए, ओ इज द फादर ऑफ पी, पी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ आर, एन इज मदर ऑफ क्यू, द जेंडर ऑफ एम एंड क्यू इज सेम, क्यू बिलोंग्स टू द 3rd जनरेशन। पहले देखिए यहाँ पे 6 मेंबर थे, क्या यहाँ पे 6, जब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना होता है तो कैसे पता करते हैं, जब हमें सारे मेंबर्स के बारे में जानकारी हो। अगर यहाँ पे सारे मेंबर्स की जानकारी दी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहिए कि इस इंडिविजुअल स्टेटमेंट से ही आंसर जरूर निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ओ भी है, ई भी है, आर भी है, एन भी है, क्यू भी है, ठीक है। तो ओ, यानी कि अगर एम रहा, एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, सारे हैं यहाँ पे, एक नहीं है। तो एक तो ऐसे भी एंड पे एडजस्ट हो जाता है कहीं पे, और वो आर है, उसका वैसे भी पूछा नहीं गया। क्यू और एम दोनों पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यू का जेंडर सेम बताया गया है यहाँ पे, एम के साथ सेम है, क्यू और एम का जेंडर यहाँ पे बताया गया सेम है। तो यहाँ पे सारी जनरेशन यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, तो इस इंडिविजुअल स्टेटमेंट से ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने मेंबर थे, 6 थे, और हमें 2, 3, 5, 5 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो एक की तो पता लग ही जाएगी। इसलिए इंडिविजुअल से ही मैं कहूँगा, बिना इसका ट्री बनाए, ये फॉलो जरूर करेगा। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, जहाँ पे 5 चीज़ें दी हों, 6 टोटल है, तो 5 अगर दी होती हैं, तो वहाँ पे उसी स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप चेक करके एक बार उसको जरूर ट्राई करके देखिए। अगले में देखिए, एन इज मदर ऑफ क्यू, क्यू इज मैरिड टू आर, और एम इज मदर ऑफ पी। यहाँ पे भी देखिए कौन कौन है, एम, एन, मैं ये देखता हूँ, एन, एम एन, ओ नहीं है, पी भी है, क्यू भी है, और आर भी है। तो यहाँ पे भी 5 दिए हुए हैं, एक नहीं है ओ, वो भी कहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इंडिविजुअली इससे भी, सेकंड से भी यहाँ पे हमें पता लग जाएगा क्यू का एम से क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखिए, अगर जेंडर देखना है, क्यू हु इज मैरिड टू आर, और आर मेल है, इसका मतलब क्यू का जेंडर भी पता लग गया। उसके बाद और एम का जेंडर पता करना है, एम इज मदर, एम का भी जेंडर पता लग गया। दोनों का जेंडर सेम है, यानी कि कौन सा जेंडर है, फीमेल है, और ऊपर भी एम एंड क्यू का सेम ही दिया था, ऊपर भी फीमेल ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली ऊपर से भी हमें जेंडर पता लग गया इंडिविजुअली, नीचे से भी जेंडर पता लग गया इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, डाटा इन आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब जैसे इसने कहा था, ओ इज फादर ऑफ पी, ओ फादर है पी का, और पी फादर इन लॉ है आर का, इसका मतलब ओ और आर क्या हुए, कपल हुए। का मतलब ओ और आर क्या हुए, यहाँ पे कपल हुए।
ओ और आर कपल है, ठीक है, और ओ फादर है पी का, वो बन गया फादर पी का, ठीक है, और पी इज ओ इज द फादर ऑफ पी हु इज द फादर इन लॉ ऑफ आर, पी फादर इन लॉ है आर का, नहीं ओ और आर कपल नहीं होंगे, ओ फादर बोल रहा है पी का, ठीक है, और पी जो है यहाँ पे वो क्या है, फादर इन लॉ है, देखिए आर नीचे आएगा, आर का, एन इज मदर ऑफ क्यू, एन मदर है क्यू की, एंड द जेंडर ऑफ एम एंड क्यू इज सेम, तीनों जनरेशन में, यानी कि तीनों ये मैरिड होने चाहिए, तीन जनरेशन तीन मैरिड कपल होने चाहिए, और एम और क्यू की जेंडर यहाँ पे क्या है, सेम है, तो एम और क्यू कहाँ आएगा, क्यू कहाँ आएगा यहाँ पे, जेंडर क्यू बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन, तो क्यू आ गया नीचे, ठीक है, क्यू नीचे आ गया, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्यू आ गया, और उसने क्या बोला था, एन इज मदर ऑफ क्यू, एन मदर है तो एन आ गई यहाँ पे, एम आ गया ऊपर, ये हो गया ये माइनस, ये भी फीमेल, ये भी माइनस, ये भी फीमेल, तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग गया, ठीक है, तो वैसे यहाँ से भी इसको भी देख लेते हैं, एन इज मदर ऑफ क्यू, यहाँ पे भी देखिए एन मदर है क्यू की, क्यू इज हु इज मैरिड टू आर, क्यू मैरिड है आर से, ठीक है, एम इज मदर ऑफ पी, पी हु इज मैरिड टू एन, पी मैरिड है एन से, और आर इज ए मेल, और एन इज मदर ऑफ क्यू मैरिड है आर से, आर मेल है, ये रहा आर मेल, ये आ गया यहाँ पे, और उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी हु इज मैरिड टू एन, ये भी हो गया, आर इज ए मेल, हमें पूछा किसका, क्यू और एम का, तो ये यहाँ पे आया, एम का, एम इज मदर ऑफ पी, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर आ गया पी की, तो मतलब साथ में क्या आएगा वो, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है वो, या फिर एंड में एडजस्ट जो एक बच जाता है वह एडजस्ट हो जाता है, वही यहाँ पे देखा मैंने, ओ कैसे एडजस्ट हो गया यहाँ पे भी एक आर जो था यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो इस तरह से बिना फैमिली ट्री निकाले भी आप, अगर आपको पाँच पता है, वहाँ पे छः टोटल दिए हैं, तो पाँच अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो इंडिविजुअली आंसर वहाँ से निकल जाएगा, आइदर और केस में कह रहा हूँ मैं, आइदर और के केस में इंडिविजुअली। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, देर इज अ ग्रुप ऑफ फाइव पीपल नेम EFGHI, ईच ऑफ हु रिजाइड्स इन ए फ्लोर हुज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 5, एंड ईच ऑफ देम हैविंग ए यूनिक नंबर, उनके पास एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक कलर भी है सबका, ठीक है, बट नॉट सच इन द सेम ऑर्डर, हमें पूछ रहा है व्हाट नंबर डस एच हैव, एच का नंबर पूछ रहा है, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आई पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पाँच दिए हैं तो यहाँ पे चार चार किसी के दिए हैं, सबको अलग अलग दिए हैं, हमें इंडिविजुअली पहले सबको चेक करना पड़ेगा, आई रिजाइड ऑन फोर्थ फ्लोर, आई क्या रहा है फोर्थ फ्लोर पे है, ये आ गया फोर्थ फ्लोर, आ गया आई के बाद, ई हैज़ सिक्स, ई के बाद क्या रहा है, ई हैज़ सिक्स नंबर, ठीक है, एंड रिसाइड्स 2 फ्लोर बिलो आई, बिलो आई है यानी कि चार के नीचे फिर क्या होगा, तीन, फिर दो होगा, यहाँ आ गया सिक्स यहाँ, एंड 1 फ्लोर अबव येलो, नीचे वन पे येलो होगा यहाँ पे, यहाँ आ गया येलो, ठीक है, तो पहले से हमें पता लगा एच के बारे में, एच के बारे में, अब कहीं हम एच को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हम एच को नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे हमें बिल्कुल ही पता, और टोटल फ्लोर कितने हैं, 5 फ्लोर है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता है कि एच का नंबर क्या होगा, तो पहले से तो ये इंडिविजुअली बिल्कुल भी पता नहीं लगा। दूसरे में देखिए, गाय हैविंग 9 हैज़ ग्रीन एंड इज़ ऑन द टॉप फ्लोर, यहाँ पे मान लो पाँचवें फ्लोर पे टॉप पे जो गाय है का 9 नंबर है, ठीक है, और ग्रीन है, उसके बाद ही हैज़ 7 एंड इज राइडिंग ऑन द बॉटम फ्लोर, तो चार तीन बिल्कुल, मतलब यहाँ पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बिल्कुल टॉप का दिया है, एक बिल्कुल डाउन का दिया है, तो मतलब कि बिल्कुल भी हम इंडिविजुअली इससे भी पता नहीं लगा सकते, इसको और इसको हम पुट कर सकते हैं आपस में, ठीक है, पहले और दूसरे को, पहले और दूसरे को अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे अगर मैं क्या दूंगा 9, और यहाँ पे क्या दे दूंगा ग्रीन,
और जी हैज़ 7 एंड रिजाइडिंग ऑन बॉटम फ्लोर, ये आ गया जी, ये आ गया 7। ठीक है, तो अभी भी यहाँ बताओ आपकी एच का हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि एच कहाँ आएगा। जो पाँचवें में भी एच आ सकता है, ठीक है, और तीसरे में भी एच आ सकता है। पाँचवें फ्लोर और तीसरे फ्लोर दोनों में एच कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ से भी हमें पता नहीं लगा। अब तीसरे भी आ जाओ, दोनों को मिला के भी पता नहीं लगा, मतलब कि ये 1 और 2 सफिशेंट वाले भी फेल हो गए। ठीक है, और कौन सा फेल हो गया, सेकंड एंड थर्ड अभी हमें चेक करना है, 1 एंड 3 और सेकंड, चलो इसको भी देखते हैं। अब तीसरे पे आ जाओ, द गाय हैविंग 8 एंड वाइट, 8 और उसका वाइट इज बिटवीन गाइस हैविंग 5 एंड रेड, 5 और रेड के बीच में है ये, ऊपर 5 और रेड, इसके नीचे 5 और रेड में से कोई एक है। तो ये कहाँ आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे रखूँ इस 8 और वाइट यहाँ नहीं आ सकते यहाँ, ठीक है। 9 के नीचे 4 आई के बाद भी 8 और वाइट नहीं आ सकता, अगर मैं उसके ऊपर फिर 5 या रेड आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 9 और ग्रीन है, इसके यहाँ भी नहीं आ सकता, 8 और वाइट तो यहीं आ सकते हैं, ये यहीं आ सकते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं आ सकता। तो ऊपर आ जाएगा इसके। अब 5 कहाँ दिया, ऊपर बोला हुआ है, मतलब ऊपर और नीचे में से कहीं पे भी आ सकता है 5, तो नीचे तो 5 आ नहीं सकता, 5 ऊपर ही आएगा। रेड आ जाएगा नीचे, रेड आ जाएगा नीचे। यहाँ पे एक कलर रह गया, तो हमें कलर के बारे में नहीं, हमें एच का पूछा, यहाँ कलर लिखो नहीं लिखो कोई बात, उसका कोई एच का देखो, क्या 5 पे एच रख सकते, अभी भी एच का कोई हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि 5 पे भी एच आएगा या नहीं आएगा, 3 पे भी एच आएगा, बिल्कुल भी हमें एग्जैक्ट कंडीशन है। तीनों को पढ़ के बिल्कुल नहीं पता लग रही है, कॉम्बिनेशन बना के हमें तीनों का ही बना लिया, दो का कॉम्बिनेशन भी कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ का इसका आंसर क्या होना चाहिए, डाटा द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद द इन्फॉर्मेशन ऑल 3 स्टेटमेंट, तीनों को मिला के भी यहाँ पे हमें नहीं पता लग पा रहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी ई, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने अगले लेवल पे, अगले टॉपिक पे, अगली यहाँ पे कड़ी जो है वो जुड़ चुकी है, वो है अब क्रिटिकल रीजनिंग की। अब हम करेंगे सॉल्व क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। चलिए, और पहले अटैम्प्ट आपकी तरफ से, एंड योर टाइम स्टार्ट्स, पहले आप इस पर अटैम्प्ट करिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या डायरेक्शंस दिए हैं यहाँ पे, ए स्टेटमेंट के इज गिवन फॉलोड बाय 2 इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन दोनों सिनोनिम्स होते हैं। तो क्या मतलब हुआ इनका, निष्कर्ष निकालना, या कहूँ मैं कि टू सम अप मेन पॉइंट, फाइनली फिनिश पॉइंट क्या होगा इसका, तो ये मतलब होता है इन्फ्रेंसेस का। तो 1 और 2 इन्फ्रेंसेस दिए हैं यहाँ पे। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, हमें स्टेटमेंट को ट्रू मारना है, इवन इफ इट इज सीम्स टू बी वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, हमें अपने यहाँ अपना ज्ञान नहीं दौड़ाना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया गया है हमें उस चीज़ को 100% सही मानना है, यहाँ पे इसको कहने का ये मतलब है। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन इन्फ्लुएंसेस इफ एनी फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा इन्फ्लुएंसेस में से फॉलो करेगा, कौन सा मेन पॉइंट ये कहने की बात कर रहा है, निष्कर्ष ये पूछ रहा है, या इस चीज़ को फॉलो करेगी बात को, वो हमें ये पूछ रहा है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू रिमेन शट ऑन सैटरडेज ओइंग टू द रिक्वेस्ट बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की, तो स्कूल ने क्या कर दिया, एक दिन का ऑफ ले लिया, छुट्टी ले ली, शट का मतलब क्या हो गया, छुट्टी ले ली, हॉलीडे दे दिया स्टूडेंट्स को सैटरडे को। चलिए इन्फ्लुएंसेस देखते हैं इसकी, पहला इन्फ्लुएंसेस दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स हैव बीन फीलिंग ओवरबर्डन विद स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे थे, ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे थे स्टडीज़ के लेकर या और सारी एक्टिविटी को लेकर, तो ये बिल्कुल कारण हो सकता है, इस वजह से हो सकता है कि उनका एक दिन बिल्कुल पढ़ाई करने का मन ना हो, क्योंकि वो बहुत टायर हो चुके हों, तो इसको हम इन्फ्लुएंस ज़रूर मान सकते हैं। अब दूसरा, स्टूडेंट्स नीड टाइम टू रिवाइज देयर सब्जेक्ट्स रेदर देन रशिंग थ्रू द सिलेबस, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज करने का भी टाइम चाहिए, हो सकता है उनको क्या चाहिए, रिवाइज करने का यहाँ टाइम चाहिए, वो सिलेबस को इतनी तेज़ नहीं स्कूल में पढ़ना चाहते हैं,
वो थोड़ा सा उनको गैप चाहिए बीच में, ताकि जितना जो अभी तक पीछे पड़ा हुआ है उसका वो रिवाइज कर सके। ये भी बिल्कुल यहाँ पे फॉलो होता है। मेन यहाँ पे पॉइंट आता है, इशू यहाँ ये बनता है कि दोनों ही चीज़ें सही लगती हैं, दोनों इन्फ्लुएंसेस सही लग रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, या तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो होगा या आइदर 1 और 2 फॉलो होगा। अब यहाँ पे गलती क्या होएगी, उस जो बोथ 1 एंड 2 करेगा, क्योंकि बोथ 1 एंड 2 यहाँ फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा, देखिए पहली चीज़ ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स सिर्फ रिलैक्स करना चाहता है, ठीक है। पहली चीज़ ये कह रहा है इस स्टेटमेंट में, इन्फ्लुएंसेस ये है कि स्टूडेंट रिलैक्स करना चाहता है, वो ओवरबर्डन हो गया। अगर वो रिलैक्स करना चाहता है तो वो घर जाके पढ़ाई थोड़ी करेगा। तो क्योंकि दूसरी चीज़ में वो कह रहा है कि वो रिवाइज करना चाहता है सब्जेक्ट्स को, यानी कि दूसरे में वो स्टडी करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें कभी इकट्ठे नहीं चल सकती कि उसको रिलैक्स करना है और दूसरे में कह रहा है कि स्टडी करना है। ये और हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, और हो सकता है, या तो वो पढ़ना चाहता है या तो वो नहीं पढ़ना चाहता। तो यहाँ पे यही है, वो नहीं पढ़ने चाहने का कारण यही है कि वो ओवरबर्डन हो चुका है, और पढ़ने का कारण यही है यहाँ पे कि वो क्या हो, रिवाइज करना चाहता है अपने सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। यहाँ बोथ फॉलो नहीं होगा आंसर, आइदर 1 और 2 फॉलो। या तो वो रिलैक्स करना चाहता है या तो वो स्टडी करना चाहता है। ये दोनों चीज़ें, रिलैक्स करना और स्टडी करना, आपस में इकट्ठे चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन लास्ट वाला, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें इन्फ्लुएंसेस दिए होते हैं ऑप्शंस के रूप में, या ऑप्शंस के वे में हमें इन्फ्लुएंसेस दिए हैं, और हमें यहाँ पे पैसेज पढ़ के पता करना है कि कौन सा इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे फॉलो होगा। चलिए पढ़ते हैं पैसेज। ए नंबर ऑफ सीईओज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत सारे सीईओज हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, वो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, टू, वो आगे देख रहे हैं, या टू इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, या फिर टू एंटिसिपेट इन डूइंग समथिंग, वो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। दे हैव आल्सो डिसाइडेड ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, वो अपने एम्प्लॉयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, एंड दस, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका इंक्रीज होएगा स्केल ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन बढ़ेगी। देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ स्टडीज कंडक्टेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज़ मेड देम टेक सच स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ये चीज़ें कह रहे हैं, वो काफ़ी टाइम से वो इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं उस पर, तो तब जाके उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये स्टेप लेने के लिए क्या, कि हम अपनी स्केल प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो चलिए क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग दिस कैन बी इन्फ्लुएंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज गिवन। क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ से, पहला दिया गया हुआ है, देयर वुड बी एन इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अराउंड 8 to 9%। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है 8 to 9%। अब पहले जीडीपी कितना था, कितना बढ़ जाएगा, हम वो चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी 8-9% होगा। हाँ ये जरूर होगा, इंक्रीज ग्रोथ होएगी, लेकिन कितनी ग्रोथ होएगी वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिस्क ऑफ ग्रेट लॉस। देखिए ग्रेट लॉस यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर हैव बीन नंबर ऑफ स्टडीज कंडक्टेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत देर से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने लॉस पे ही, तो मेन चीज़ होती है, मेन कंपनी का रिसर्च होता है किसके लिए है, अपनी लॉस को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन आर इन रिस्क, और यहाँ पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जहाँ पे कोई डाउट क्रिएट हो, कोई रिस्क वाला फैक्टर दिया हो, इसलिए इसको भी यहाँ पे हम इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे। तीसरा, द एग्जिस्टिंग वर्कर्स वुड फाइंड दिस अनसेटिस्फैक्ट्री, जो कि पहले से काम कर रहे हैं वर्कर, वो इसको सही नहीं मानेंगे। तो ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और वो कंपनी कल को बहुत बड़ी होती है, तो आपको, आपकी जॉब सिक्योरिटी वहाँ बढ़ेगी। जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको, अगर देखा जाए, अगर उनकी इंडस्ट्री और बड़ी होती है और वहाँ पे मशीनें लग रही हैं और उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उससे जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी, वो और कहेंगे कि हम किसी बड़ी कंपनी में लगे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो कभी भी नहीं होगा कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर है वो अनसेटिस्फैक्ट्री करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी होने से उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मानेंगे कि जो पुराना वर्कर है, जो एग्जिस्टिंग वर्कर है, वो इसको अनसेटिस्फैक्ट्री मानेगा। अगला, देयर वुड बी ओवरऑल ग्रोथ इन जीडीपी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ होएगी, तो वही यहाँ पे बात की गई है कि जीडीपी में, जाहिर सी बात है, तो जो जीडीपी में ग्रोथ होगी, क्योंकि बहुत सारे सीईओस की बात हो रही है यहाँ पे, वेरियस
ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है जो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें जीडीपी जो है बढ़ेगी। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। द मैनेजमेंट बिफोर दिस प्रेजेंट मैनेजमेंट केम इनटू फोर्स वाज नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंसी की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है कि कौन सी मैनेजमेंट आई गई, कहीं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल भी यहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग वे में जा रही है ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल भी यहाँ पे फॉलो नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। एंड टाइम स्टार्ट्स। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वही इन्फ्लुएंस पूछा गया है यहाँ पे। नाउ डेज फीमेल्स वेरी रेयरली हैव गुड हेयर। कह रहा है कि आजकल फीमेल्स के बहुत कम होती हैं जिनके गुड अच्छे हेयर हो। आगे, एवरी वन गोज टू द ब्यूटी पार्लर फॉर द हेयर ट्रीटमेंट्स लाइक हेयर स्पा, ऑयलिंग, कलरिंग एटसेट्रा। एवरी वन यानी कि सबकी बात कर रही है, सब यहाँ पे आजकल ब्यूटी पार्लर जाती हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे कि हेयर स्पा कराना, ऑयलिंग कराना, कलरिंग कराना। चलिए हम इन्फ्लुएंसेस पढ़ते हैं। लेडीज डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेयर। यहाँ पे बात हो रही है कि लेडीज़ अपने हेयर की केयर नहीं करती। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि अगर ब्यूटी पार्लर जाना उल्टा हेयर केयर में ही आता है। वो हेयर नहीं आता कि वो अपनी लैक ऑफ हेयर है ना। तो वो क्यों पार्लर जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हेयर की केयर नहीं करती इसलिए पार्लर जाती है। उसमें कोई लेजीनेस नहीं आती है उसमें कि पार्लर जाना कोई गलत चीज़ नहीं में नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो केयरिंग में ही माना जाएगा पार्लर जाना। और केयर करना, आप नहीं भी पार्लर जाओ, घर में भी बैठ के एक गुड केयर हम लेडीज़ कोई भी हो हेयर केयर कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माने माने कहा जाएगा, इस चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकते कि लेडीज़ डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेयर। इन दो लाइन से बिल्कुल भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि लेडीज़ जो है अपनी हेयर की केयर नहीं करती। ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, पार्लर ट्रीटमेंट्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन्स हेयर। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि नाउ डेज रेयरली हैं जिनके अच्छे बाल हैं, और यहाँ पे बात हो रही है कि एवरीवन सभी पार्लर जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो हो सकता है पार्लर में जो आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ होते हैं और जो बाकी ट्रीटमेंट्स होती हैं उससे मैक्सिमम मेजोरिटी में फीमेल्स के क्या हो रहे हैं, हेयर डैमेज हो रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल फॉलो हो सकती है यहाँ पे कि पार्लर ट्रीटमेंट्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्वालिटी ऑफ वीमेंस हेयर। जो पार्लर में ट्रीटमेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ करना और बाकी चीज़ें करना, में से ये उन चीज़ों से जो बाल हैं वुमेंस के वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव फॉलो करेगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ओनली इन्फ्लुएंस टू फॉलोस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। अब हमारे सामने अजम्पशन का क्वेश्चन आया। चलिए इसकी भी डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशंस। टू अजम्पशंस यहाँ पे दिए हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं? धारणाएं। एक ऐसा विचार जो आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आप उसको सच मानते हैं। अजम्पशन वही होती है ना, एक धारणा कि आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आप उस चीज़ को सच मानते हैं, या फिर उसको मैं कहूँ बिलीफ कहूँ, ठीक है, प्रीजप्शन कहूँ या सपोजिशन कहूँ, उसी को हम कहते हैं अजम्पशन। नंबर 1 एंड 2 दो यहाँ पे अजम्पशंस हमें दी गई हैं। एन assumption इज समथिंग सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे मैंने कहा आपको, यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट एंड assumption एंड देन डिसाइड विच ऑफ द assumption इज आर इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को मान रहे हो। इनडायरेक्टली हिंटेड स्टेटमेंट जैसे कहेंगे, वो आपसे जो इनडायरेक्टली आपसे कुछ कहना चाह रहा है जिसको आप समझ पा रहे हो। जैसे कि मूवीज़ में हम देखते हैं जैसे विलन कभी कभी जो कमज़ोर आदमी होता है या कोई होता है उसको किस तरह बोलता है कि समझ आ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए या कुछ भी, मेरे को दोबारा यहाँ आना ना पड़े। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, इम्प्लिसिटली वो क्या कह रहा है दूसरे पर्सन को, कि एक्चुअली में वो थ्रेटन कर रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है
ये चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। वही मतलब होता है इम्प्लिसिट का, कि आप इनडायरेक्टली वहाँ पे हिंटेड वे में आप उसको कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ समझाना चाह रहे हो इनडायरेक्टली वे में। इम्प्लिसिट का अपोजिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट। यानी कि डायरेक्ट वे में आप कुछ कह रहे हो, इनडायरेक्ट वे में आपने सीधा बोल दिया कि ये नहीं करना है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जब कोई बोलेगा जिसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि आप कुछ जो कहना चाह रहे हो वो ये है, तो उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरियंस फ्रॉम कॉमन ओनली फैक्ट। स्टेटमेंट को आपने जैसे कहा ट्रू मानना है, बेशक वो अगर कॉमन फैक्ट से कुछ अलग भी खाती हो, लेकिन आपने स्टेटमेंट्स को एकदम ट्रू मानना है। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी अर्ज ऑल द एम्प्लॉयज टू रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब हो गया अवॉइड करना, ठीक है, स्टॉप करना, फ्रॉम मेकिंग लॉन्ग पर्सनल कॉल्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चेयरमैन ने ये अर्ज किया है, सभी इंप्लॉयज से कहा है, अर्ज किया है, ठीक है। कभी चेयरमैन करता है अर्ज, चेयरमैन का अर्ज करना ही मतलब क्या हो गया? कमांड हो गया। तो ये एक फॉर्मल वे में लिखने के लिए होता है कि चेयरमैन है अर्ज ऑल एम्प्लॉयज, एक तरह से क्या हो गया? वही इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया? कमांड दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने अब लॉन्ग पर्सनल कॉल्स में, वर्किंग आवर्स में लॉन्ग पर्सनल कॉल्स नहीं यूज़ करने हैं। तो पहला क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज में रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द चेयरमैन प्ली। बिल्कुल सही होगा यही, क्योंकि चेयरमैन ने इनडायरेक्टली वे में यही कहा है कि आपने नहीं करना है फ़ोन का इस्तेमाल। तो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉई पॉजिटिव नोट पे ही लेंगे उसको, और एम्प्लॉई जो है नहीं करेंगे उसका इस्तेमाल। तो पहला बिल्कुल ट्रू होगा। दूसरा है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज में कंटिन्यू टू मेक लॉन्ग पर्सनल कॉल्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर चेयरमैन ने कहा है और उसका यहाँ बिल्कुल ही अपोजिट वहाँ पे लिया जाए स्टेप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़ बिल्कुल ही दूसरे से अपोजिट नेगेटिव वे में जा रही है, ये इम्प्लिसिट बिल्कुल भी नहीं है। हिंटेड यही है यहाँ पे, धारणा यही बनेगी कि चेयरमैन ने कहा है तो हमें अब फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, ओनली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे। योर टाइम स्टार्ट्स। चलिए पहले स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेटली ट्रू, और प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स, इसका मतलब समझ लेते हैं। डेफिनेटली ट्रू का मतलब होता है 100% एब्सोल्यूट राइट। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब 100% रॉन्ग। क्या ये हो गया? ट्रू का मतलब 100% एब्सोल्युटली राइट, एंड डेफिनेटली फॉल्स का मतलब 100% एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब प्रोबेबली ट्रू का मतलब क्या होता है कि इसमें परसेंटेज जो है, पॉसिबिलिटी जो है ट्रू की ज़्यादा है, फॉल्स की कम है। मतलब ट्रू की ज़्यादा पॉसिबिलिटी फॉल्स के मुताबिक। और प्रोबेबली फॉल्स का मतलब ये बात गलत ज़्यादा है, अगर ट्रू के इस फैक्ट में देखा जाए ये गलत चीज़ ज़्यादा है, कि गलत संभावना ज़्यादा है ट्रू के मुकाबले। ठीक है, तो ये मतलब होता है प्रोबेबली और डेफिनेटली का। अब पैसेज को पढ़ते हैं। लो विजन यानी कम देखना इज ए लेसर नोन बट वाइडली प्रीविलेंट आई प्रॉब्लम इन इंडिया। लो विजन ये होता है कम दिखाई देना, एक लेसर नोन कम पता है लोगों को, बट वाइडली लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। प्रीविलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ये कॉमन कहें, जनरल कहें, जनरल व्यू में ये बहुत सारी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है लो विजन की, हर एक को मतलब हर कहना चाह रहा है ये कॉमनली जनरली सबको ये मैक्सिमम में इसमें से फैली हुई है, लेकिन पता बहुत कम को है। वाइल मोर देन 28 मिलियन पीपल इन द इंडिया सफ़र फ्रॉम लो विजन इन अवर कंट्री। 28 मिलियन पीपल कह रहा है ये सफ़र कर रहे हैं इससे, लो विजन से हमारी कंट्री में। मैनी पीपल डू नॉट रियलाइज दैट दे हैव दिस प्रॉब्लम। काफ़ियों को पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जितना दिख रहा है हम तो उसी पे विश्वास करते हैं। जैसे वो मूवी आई थी ना दृश्यम, विजुअल्स कैन बी डिसेप्टिव। हमें जितना दिख रहा है हम तो उसी पे विश्वास करेंगे कि इतना ही सच है। हो सकता है कि कोई और आ जाए उसको हमसे ज़्यादा दिख रहा हो, क्या हमें कैसे पता लगेगा? ना वो हमें बताएगा ना हमें पता लगेगा। इस हमें जो दिखता है हम तो उसी को कहेंगे कि हाँ भाई इतना ही, इतनी सारी है, नहीं यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो विजन पीपल आर नाइदर ब्लाइंड नॉट डू दे हैव फुल विजन। अब लो विजन पीपल की बात जैसे ये कर रहा है, कितना ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है कि एक तो ब्लाइंड भी नहीं है, ब्लाइंड हो गया तो बिल्कुल ही मतलब डार्क हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा उनको। मतलब ना ही वो पूरे ब्लाइंड होते हैं ना ही उनका फुल विजन होता है, मतलब वो कहीं बीच में होते हैं, उनको पूरा नहीं दिख रहा होता है, आधा अधूरा दिख रहा होता है। टेक्निकली अगर कहें, उनको टेक्निकली स्पीकिंग कहें, दे स्कोर लेस देन 8/18 ऑन विजुअल एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब होता है एबिलिटी टू हेयर दी थिंग्स क्लियरली, कहते हैं एक्यूटी।
उनका स्कोर क्या है 8/18 का, एंड देयर फील्ड ऑफ विजन रिस्ट्रिक्टेड 10 डिग्री और लेस, और सिर्फ 10 डिग्री तक ही उनकी विजन है या उससे कम। द पीपल हु कैन नॉट सी वेरी वेल बट हुज विजन इज नॉट हेल्प्ड बाई द नॉर्मल ग्लासेस और ऑफन दो सफरिंग फ्रॉम लो विजन, जिनको कुछ होते हैं कि नॉर्मल ग्लास से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिनका जितना उनको दिख रहा है नॉर्मल अगर ग्लास लगाया फिर भी उतना ही दिख रहा है, ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि वो वाले लोग इससे सफ़र होते हैं लो विजन से, क्योंकि उनके लिए फिर ज़्यादा मतलब हिसाब से लेंस वाला या जो भी कहें नंबर वाला जरूरत होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो चलिए अजम्पशन पढ़ते हैं यहाँ पे कि इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट केसेस ऑफ लो विजन बाय यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक। कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि लो विजन डिटेक्ट करना बाय साइंटिफिक टेक्निक से, बिल्कुल है पॉसिबल। यहाँ पे देखिए टेक्निकली स्पीकिंग कहा गया है कि दे स्कोर लेस देन, यहाँ पे टेक्निकली इसको साइंटिफिकली टेस्ट किया गया तभी एक नंबर दिया हुआ है कि 8/18 ऑन विजुअल एक्टिविटी, और उनका जो फील्ड ऑफ विजन है वो 10 डिग्री है। तो ये लाइन बिल्कुल ये दर्शाती है कि टेक्निकली साइंटिफिकली ये टेस्ट करके ये चीज़ बताई हुई है, बिल्कुल ये अजम्पशन या धारणा बिल्कुल सही है, मतलब ये 100% ट्रू, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, द अजम्पशन इज डेफिनेटली ट्रू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए इस आखिरी क्वेश्चन है या इस सेशन का, चलिए इसको भी धड़ाधड़ सॉल्व कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ इन द गिवन वर्ड, ये वर्ड दिया हुआ है हमसे, ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। तो चलिए पहले वर्ड को लिख लेते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू आर एस ई डी ई आर एस एच आर, ये वर्ड दिया हुआ है। जितने भी कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर, तो नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर देना है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? डब्ल्यू हो गया, आर एस आर एस आर, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो रिप्लेस कर देते हैं। डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स, आर के बाद एस, डी के बाद डी, एस के बाद टी, टी के बाद यू, आर के बाद एस, एस के बाद टी, एच के बाद आई, आर के बाद एस, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो बच गए वो वावल है, वावल को क्या कह रहा है? एंड ऑल द वावल्स आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। प्रीवियस लेटर में कर देना, ओ के पहले क्या आता है? एन के पहले डी, के पहले डी, आई के पहले क्या आएगा? एच, और ई के पहले डी, हमने कर लिया। उसके बाद एंड ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा। डी यहाँ कितनी बारी है? 2 3 4 बारी डी है, तो हो गया 4। डी के बाद यहाँ पे क्या आएगा? एफ जी एच, एच आएगा, एच है यहाँ पे, ये एच आ गया। एच के बाद यहाँ पे क्या है? आई है, आई आ गया यहाँ पे। आई के बाद के एल एम एन, एन है यहाँ पे, आ गया। एन के बाद ओ है यहाँ पे नहीं, पी क्यू आर, आर भी नहीं है, एस है यहाँ पे। एस कितनी बारी है? 1 2 3 बारी एस है, ये आ गया 3। टी भी यहाँ पे 2 बारी है, टी आ गया 2 बारी। उसके बाद क्या है यहाँ पे? यू है, यू आ गया, और आ गया एक्स। यहाँ से एंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया हमने। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेटर्स रिपीटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा लेटर रिपीट हुआ है? डी रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। हमने निकालना क्या? डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस किससे निकालना है? एंड द लेटर रिपीटेड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कौन सा हुआ है? एस तो यहाँ पे सब 3 बारी हुआ है, लेकिन टी 2 बारी हुआ है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा रिपीट हुआ? टी कितनी बारी? 2 बारी, तो 4 माइनस 2 करेंगे, क्या आएगा? 2। आगे क्या दिया? लेटर अपेयर्स वंस इट इज नॉट कंसिडर रिपीटेड। जो एक बार हुआ है उसको रिपीटेड नहीं मानना है, जैसे कि यहाँ पे एन है तो इसको मैं रिपीट नहीं मानूंगा, ये रिपीट उसी को मानना है जो एक से ज़्यादा बार हुआ है। तो जैसे कि ये 2 बारी हुआ है तो 2 बारी हमने 2 लिख दिया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हमने आज के सेशन को अभी रैपअप करते हैं, रैपअप करते हैं इस सेशन को। अगर आपका सेशन धमाकेदार लगा हो, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग लगा हो, वैल्यूएबल लगे हो, तो ज़रूर वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।